सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu News Analysis, and those who are the regular watcher, it's not my actual height, right? So it's just the podium that is increasing the height, and the things are necessary because कभी कभार अगर आप अपना कद ऊंचा रखिए, हाइट भले ऊंचा ना हो, कद ऊंचा रखिए. शाहरुख खान साहब बोल के गए थे बहुत टाइम पहले. चलिए खैर स्टार्ट करते हैं हिंदू एनालिसिस. आजकल द हिंदू में दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रॉब्लम मेन ये है कि वो अननोटिस्ड चला जाएगा इफ़ यू डोंट रीड द एग्जैक्ट टॉपिक, या फिर उसके डायनेमिक्स में चले जाओगे तो तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकल जाएगा वो चीज़. वहीं पर उसके डायनेमिक्स से अंदर आओगे तो वो कम पड़ जाएगा. तो ये जो कम ज़्यादा का खेल है वो तभी ख़त्म हो पाएगा व्हेन यू रीड द एग्जैक्ट थिंग. अब वो एग्जैक्ट थिंग एग्जैक्टली न्यूज़पेपर में तो नहीं होगा, बट यू हैव टू एनकलकेट दैट पार्ट इनटू योर नोट्स और नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी, जिससे आप उन चीज़ों को एग्जैक्ट तरीके से समझ पाओगे. क्योंकि अभी फेब मंथ चल रहा है, इट्स द एंड ऑफ फेब्रवरी. क्लैट में जनरली जो करंट अफेयर्स आता है वो मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स आता है, बट ये जो टॉपिक्स है ये आगे जा कर के बड़े बनेंगे. तो इन टॉपिक्स को आप किस तरीके से देखोगे ये चीज़ डिपेंड करता है. सो आज के टाइम पे अगर ये आप टॉपिक का बेसिक प्रिपेयर कर लो तो आपके आधे दुख खत्म हो जाएंगे. बाकी के दुख विद टाइम, है ना, दुख तो कभी खत्म होता नहीं है ना. दिस शैल ऑलवेज पास. तो अब ये भी पास हो जाएगा, वो भी पास हो जाएगा. रही बात CUET की और DULLB की, तो इनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक बातें हम लोगों ने क्लास में भी की हैं, नॉकआउट सीरीज़ में भी की हैं. जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ देख लेना. नॉकआउट सीरीज से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इट्स माई गारंटी, बिकॉज क्योंकि उसको बनाया ही गया है इतने रिसर्च और ओरिएंटेड तरीके से. चलिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. लेट्स प्रोसीड विद IMEC डिस्पाइट गाजा वॉर ग्रीक PM टेल्स इंडिया. देखो बेसिकली ये रायसीना डायलॉग का क्वेश्चन है. रायसीना डायलॉग. तो एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्या क्या वार्तालाप हुई थी. वो इसमें इंटरेस्टेड है कि डू यू नो अबाउट रायसीना डायलॉग, डू यू नो एनीथिंग अबाउट रायसीना हिल्स, अरावली हिल्स, geographical part or the political part, are you aware about it? If yes, then it is perfectly and good to go. तो उन सब चीज़ों को देखेंगे. डू यू नो अबाउट द जोग्राफी ऑफ ग्रीस, या कौन से ओशन के आसपास पड़ता है, मेडिटेरेनियन के आसपास है या रेड सी के आसपास है, क्या आपको ये बात पता है? क्या वो एजियन, आयोनियन, एड्रिएटिक, इसमें से कोई से भी सी के आसपास है? ये देखना ज़रूरी है. ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा. इसके लिए यू हैव टू स्किम थ्रू द टॉपिक एंड जस्ट गूगल द टॉपिक एंड यू हैव द एवरीथिंग, है ना. या फिर आप अपने जो भी मेंटोर हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं. एंड इन अ मीन वाइल टाइम आई एम सेइंग टू यू दैट इन विद इन 10 days एक वीडियो वी आर प्लानिंग टू मेक, जिसमें हम हिंदू को या फिर किसी भी न्यूज़पेपर को, क्योंकि स्टूडेंट्स दो तरीके का न्यूज़पेपर रेफर करते हैं, दैट इज़ इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू, उन दोनों को किस तरीके से और किस अप्रोच के साथ हमें पढ़ना है, विल बी कमिंग विद दैट सून. नेक्स्ट इज फालिस नरिमन हु एडवोकेटेड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी डाइज. लोगों को लग रहा होगा कि ये तो पुराना न्यूज़ हो गया कि फालियस नरिमन को एक्सपायर किए 2 दिन हो गए हैं, बट स्टिल यू आर सेइंग दैट ये नया टॉपिक है. बेटा लास्ट ईयर का अगर आपने क्लैट देखा होगा थोड़ा सा भी, तो उस क्लैट के पेपर में आपको जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो कि 13 अप्रैल का था. ठीक है, तो दैट्स द क्वेश्चन अराइजेस कि वहाँ पर आपको चीज़ों को देखना जरूरी है. अगर आप आज का भी न्यूज़पेपर देखें, दैट इज़ ऑन टुडे इज 23 Feb, राइट. 23 Feb का भी देखेंगे तो पहला जो न्यूज़ है वो है इंडिया ब्रिजिंग पावर सेज जयशंकर. जयशंकर साहब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एंड अगेन इट इज़ रिलेटेड विद रायसीना डायलॉग, क्योंकि अगर उनके फोटो के पीछे अगर ध्यान से देखो तो रायसीना डायलॉग का ही आपको इमेज देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज आशा वर्कर्स. दिट इज़ प्रिटी मच रीडेबल टॉपिक, आपको पढ़ना है. ग्वेना वॉर्म के बारे में है थोड़ा सा, उसको भी देख सकते हो आप. एंड EU म्यूल्स स्वीपिंग फोर्स लेबर, ये अगेन ये टॉपिक थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा आने वाले टाइम पे, तो हम इसको कल करेंगे. इंटरपोल का नोटिस हम बहुत कर चुके हैं पहली बार, रेड नोटिस, क्योंकि अभी रिसेंटली अरेस्ट हुआ है. CBI जो है वो गवर्निंग बॉडी है इंटरपोल की इंडिया की तरफ से. इंटरपोल बेसिकली मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, और इंडिया की तरफ से उसको सपोर्ट करती है CBI, मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि उसमें पार्टिसिपेट करती है, उसका एक हैंड है, दैट इज CBI. ठीक है. नेक्स्ट इज G20 ब्राज़ील. कल के द हिंदू में बड़ा छोटा सा एक टॉपिक था ब्राज़ील के बारे में. G20 इतना याद रखना कि G20 ब्राज़ील में हो रहा है इस बार, इतना तो पता रखना. ठीक है.
और नेक्स्ट कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में। तो इस बार का ट्रोइका क्या है, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। जिनको ट्रोइका नहीं पता, अभी थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे G20 के बारे में, तो परेशान मत होना, ठीक है। चलिए, तो यही है रायसीना डायलॉग ऑफ 2024। अगर रायसीना डायलॉग 2024 की बात करें तो इस बार का रायसीना डायलॉग का जो मेन थीम है दैट इज चतुरंगा। चतुरंगा, चार अंग, बेसिकली चतुर इज चार एंड अंग, है ना। चतुर रामालिंगम राजू देखा होगा मे बी आप लोगों ने 3 इडियट्स में ना, चतुर, ये रैंचो चतुर बहुत सुना होगा। तो चतुर वो वाला चतुर नहीं, ये चतुरंगा है, चार अंग जिसमें हो। कौन कौन से चार अंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट, ठीक है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको सॉर्ट आउट करिए, कॉन्टेस्ट करिए, कॉपरेट करिए एक दूसरे का, और क्रिएशन के ऊपर ध्यान देना है। ये 4 बातों पे ये डायलॉग का थीम चलेगा, रायसीना डायलॉग। अच्छा, रायसीना है क्या, तो रायसीना हिल्स आप लोगों ने सुना होगा। रायसीना हिल्स दिल्ली जो है, दिल्ली जो प्रेसिडेंट हाउस है, ठीक है, लुटियंस ने जो बनवाया था, प्रेसिडेंट हाउस जो है वो रायसीना पे सिचुएटेड है। कभी कभी आप देखोगे तो दिल्ली अरावलीज के एक्सटेंशन पे, ये अरावली हिल्स के एक्सटेंशन पे, राजस्थान के बाद फिर उसका दिल्ली में एक्सटेंशन हो जाता है। दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला, उसका भी लास्ट पॉइंट कहा जाता है कि वही है जोग्राफिकली, बट अभी उतना भी वो एग्जाजरेट करने में घुसोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो रायसीना बस याद रखना कि रायसीना डायलॉग इसीलिए होता है, रायसीना दिल्ली में है एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रायसीना, और ये प्रेसिडेंट हाउस का फोटो है। चलिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। देखो, जब G20 की बात हुई थी लास्ट ईयर, G20 लास्ट ईयर हुआ था इंडिया में, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के ट्रोइका पे। ट्रोइका इज बेसिकली जहां पर 3 कंट्रीज मिल के काम करती हैं G20 में। G20 खैर इस बार तो बड़ा हो जाएगा, G20 में G19 होता है, प्लस G20 और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी होती है G20 में, 20 कंट्रीज विद यूरोपियन यूनियन, एंड इस बार अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो जाएगा। तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स का पार्ट है जो कि न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, है ना। न्यूज़पेपर में मिलेगा वो अगस्त सितंबर के बाद मिलेगा। अब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर क्या है, बेसिकली कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एस्टैब्लिश करने की बात चल रही थी G20 में कि हम इस तरह का एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि जो ईरान, हमारा जो चाबाहार पोर्ट वाला है वो स्टैग्नेंट है अभी, यूएस के सैंक्शन के बाद से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो क्या हम मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ सकते हैं, कैसे, क्यों नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। मुंबई और गुजरात के पोर्ट से हम कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे और जाएंगे जबेल अली, यूएई में जो है जबेल अली, इसके ऊपर ओमान है, याद रखना। उसके बाद फिर सेकंड कनेक्शन होगा अल गुहाफत यूएई, फिर हारदा इन सऊदी अरेबिया, रियाद इन सऊदी अरेबिया, अल हदीता इन सऊदी अरेबिया, फिर हाइफा पोर्ट इन इजराइल। दिस इज द पोर्ट ऑफ अडानी, हाइफा पोर्ट, याद रखना ये पोर्ट, ठीक है। एंड पिरेउस पोर्ट ग्रीस, ठीक है। ये जो रीजन है आपका, ये मेडिटेरेनियन और एड्रियाटिक पोर्ट सी का रीजन है, ठीक है। ये ग्रीस हो गया, यहाँ से टर्की वगैरह हो गया, और फिर इधर से आप निकल जाओगे ये ब्लैक सी में। तो उतना नहीं एंटर करना, बस इतना ये रूट याद रखना, रेड सी वाला, ठीक है। और ये रेड सी हो गया, ये वाला पोर्शन रेड सी, दिस इज बैबल मंडेल, गल्फ ऑफ एडन, और ये पर्शियन गल्फ, ठीक है। और ओमान, ये बेसिकली यहाँ पर कौन सा गल्फ है, अगर आप जोग्राफिकली इसको देखोगे तो गल्फ ऑफ ओमान, और ये देखोगे तो इट इज पर्शियन गल्फ। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनाता है कि पर्शियन गल्फ या फिर गल्फ ऑफ ओमान पे कौन कौन से पोर्ट है। गल्फ ऑफ ओमान में कौन सा पोर्ट होगा, जबेल अली, ठीक है। बस एक ही पोर्ट है जबेल अली, यूएई का। तो इतनी बातें याद रखनी है कि दिस इज द कनेक्टिविटी। और इंडिया की बहुत सारी कनेक्टिविटी है ना, आप देखो कि इंडिया एक इधर से ईरान का चाबाहार पोर्ट से भी कनेक्टिविटी है, यहाँ पर देखोगे तो म्यांमार के एक सितवे पोर्ट से भी कनेक्टिविटी है, विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, म्यांमार का सितवे पोर्ट। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है। चलिए, 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग हो रहा है 21 फेब से 23 फेब, न्यू दिल्ली। ये 2016 से एनुअली होल्ड किया जाता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसको होल्ड करता है विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और 2024 का थीम है चतुरांगा, जिसमें हम लोगों ने देखा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग द 3-day कॉन्फ्रेंस द पार्टिसिपेट्स विल एंगेज इन 6 थीमेटिक पिलर्स। तो कौन कौन से वो थीम पिलर्स है, टेक फ्रंटियर्स, पीस विद द प्लैनेट, वॉर एंड पीस, एंड डीकोलोनलाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म की अप्रोच ही बताता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कि वो मल्टीलैटरल की तरफ बढ़ना है, हमें बाईलैटरल से मल्टीपल कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी कैसे स्टैब्लिश करनी है, वॉर एंड पीस, ठीक है। अब ग्रीस में देखो, ग्रीस के आसपास का रीजन कौन कौन सा है आपको मिलेगा, आर्मेनिया, अजरबैजान मिलेगा,
ठीक है। और इसी रूट में आपको सीरिया, इजराइल मिलेगा, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, ये सब मिलेगा जो जहाँ पे वॉर वाले सिचुएशंस रहते हैं। तो यहाँ पर पीस हमें डेवलप करना है। टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज, जो भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे आपको चैट जीपीटी हो गया, ओपन एआई से रिलेटेड हो गया, लैंग्वेज मॉड्यूलर्स हो गए, तो इनके लिए कैसे हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं। क्रिप्टो हो गया उनमें से एक। द पोस्ट 2030 एजेंडा, पीपल एंड प्रोग्रेस एंड डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, सोसाइटी एंड सोवरेनिटी। डेमोक्रेसी का भी बहुत खतरा रहता है अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, तो वहां पर डिस्पाइट द इजराइल वॉर इन गाजा, destabilizing plans for the India Middle East economic corridor, India and Greece should preserve with peace project, said Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis। ठीक है, इन्होंने यही कहा पीस वाली बात जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनका पीस प्रोजेक्ट की तरफ इनका ध्यान है। अब देखते हैं कि फिर ये आगे किस तरफ बढ़ता है। कौन कौन से पोर्ट कनेक्ट होंगे इंडिया की तरफ से? गुजरात, और गुजरात का कांडला एंड मुंद्रा एंड JNPT नवी मुंबई। इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट। मिडिल ईस्ट की तरफ से फुजैरा, जबेल अली, अबू धाबी, UAE एज वेल, दमन एंड रास अल खैर पोर्ट्स इन सऊदी अरेबिया। रेलवे लाइन का कनेक्टिविटी UAE से हाइफा पोर्ट, सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन। इसराइल में हाइफा पोर्ट, यूरोप में पेरासियस इन ग्रीस एंड मेसिना इन साउथ इटली एंड मर्सरिल इन फ्रांस। ठीक है, तो इस मिडिल ईस्ट के कॉरिडोर को कनेक्ट करने की जरूरत है फॉर द कनेक्टिविटी एंड पीस लिंकेजेस, ये सब चीजों के लिए। नाउ फलियस नरीमन हु एडवोकेटेड फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी डाइज। फलियस नरीमन ने अपनी बुक में बहुत सारी बातें कही हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड मिला हुआ है इनको, काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं इनका। पब्लिक अफेयर्स के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ही वॉज अ जूरिस्ट, ठीक है, जूरिस्ट थे, जज नहीं थे, याद रखना। ही वॉज अ जूरिस्ट और बहुत रिनाउंड इंटरनेशनल लेवल पे जूरिस्ट थे, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। जब भी आप लॉ के फर्स्ट ईयर में जाओगे, मेरा हमेशा से आपको रिकमेंडेशन रहेगा फालियस नरीमन की एक किताब जरूर पढ़ना। सब ने पढ़ी है, जिसको भी लॉ में थोड़ा बहुत मज़ा आता है या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता है कि अगर आपको बहस करना या फिर कोर्ट, व्हाट आफ्टर द कोर्ट, वो बिहाइंड द सीन्स होता है ना कि कोर्ट में बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है, आप फालियस नरीमन की किताब पढ़िए, आपको पता चलेगा बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं। ठीक है, इनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया 1991 में, पद्म विभूषण इन 2007 में फॉर एक्सेप्शनल सर्विस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 20 साल, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, बुक्स लिखा है इन्होंने, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन 2023। खैर ये बात तो हम DLLB के बैच में सबसे पहले बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जानो, संविधान जानो, तभी जान पाओगे तुम क्या हो और तुम कौन हो। हिज ऑटोबायोग्राफी व्हेन मेमोरी फेड्स, गॉड सेव द नोबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, काफ़ी सारी इन्होंने बातें लिखी और ये एक ऐसे पर्सन रहे जिन्होंने खुद जो केस लड़ा है और जीता भी है, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि काश मैं वो केस नहीं जीतता। इन्होंने एनजेक के लिए लड़ा, एनजेक जीता, कोलेजियम सिस्टम लेके आए, बट वापस से इन्होंने, ये वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ कोलेजियम सिस्टम। उन्होंने कहा था कि कोलेजियम सिस्टम में मेरा मन बिल्कुल ये नहीं था कि ये 5 लोग ही अपॉइंट करें। कोलेजियम सिस्टम बेसिकली है क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अंडर आर्टिकल 124। तो फालियस नरीमन ने साफ साफ कहा था कि भाई मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि यही 5 लोग रहे, मैं ये चाहता था कि भाई पूरे सभी लोग मिल के अपॉइंट करें कि चीफ जस्टिस कौन होंगे। देखते हैं क्या क्या बातें थी। सेकंड जजेस केस, अ केस आई वोन बट वुड हैव प्रेफर टू हैव लॉस्ट। मैं हारना पसंद करता, उस केस को जीतना नहीं। तो बहुत बड़ी बात हो गई किसी भी केस को लेकर के ये बात कहना। ठीक है, बेसिकली कोलेजियम सिस्टम के लिए इन्होंने फाइट किया, आर्टिकल 124 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कोलेजियम सिस्टम। जिसके बाद एनजेक आया, ठीक है, इन्होंने एनजेक को भी कटवाया और ये भी कहा था कि ये लेजिस्लेटिव टू मच इंटरफ्रेंस है। इसको बाद में आप अगर देखोगे, जो लोग कहते हैं कि एनजेक क्यों नहीं आ पाया, तो एनजेक वाज अ डिसेंटेड जजमेंट, 4:1 का जजमेंट आया था एनजेक में। और जिस जज साहब ने डिसेंट किया तो उन्होंने भी कहा था कि एनजेक बेटर हो सकता है, एनजेक इज अ गुड थिंग, बट आप यहाँ पे एमिनेंट पर्सन को हटा करके कुछ बेटर टर्म लेके आए तो हम इसमें बेटर समझेंगे। ठीक है, जस्टिस चिलामेश्वर वाज दैट पर्सन। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और लॉयर्स ने कोशिश ना की, कोशिश बहुत की गई है, बट अभी तक कुछ रिजल्ट बाहर निकल के नहीं आया है। सो दिस वॉज वन ऑफ द केस फॉट बाई फालियस नरीमन। नेक्स्ट केस इज होमलेस वॉज बेटर देन स्पाइनलेस व्हेन नरीमन रिजाइंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोजिंग इमरजेंसी। जब इंडिया में इमरजेंसी लगी, थर्ड टाइम जब नेशनल इमरजेंसी लग रही थी, आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन, उस टाइम पे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पे लगता था। फिर उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 से उसको एक्सटर्नल आर्म रिबेलियन कर दिया गया। तो जब इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के नाम पे इमरजेंसी लगाई, तो फालियस नरीमन उस टाइम पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हुआ करते थे गवर्नमेंट के, और फिर उन्होंने रिजाइन किया था और यही बात कही थी, इट्स बेटर टू बी होमलेस, बेघर होना ज़रूरी है,
स्पाइनलेस होना ज़रूरी नहीं है, स्पाइनलेस नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को अपने लाइफ टाइम में। स्पाइन इज़ योर प्राउड, योर एटीट्यूड, योर ईगो, जो डिफाइन करता है कि आप हो क्या, ठीक है। तो उन्होंने उस पर बात भी कहा। और फिर HR खन्ना जिन्होंने डिसेंट किया था उसके रिगार्डिंग में उन्होंने बहुत सारी बातें की कि आई सपोर्ट दिस डिसेंट बाय HR खन्ना, जिसको हम इमरजेंसी का केस बोलते हैं। नरीमन्स रोल इन डिसीजन इन्फ्लुएंसिंग माइनॉरिटी राइट्स इन TMA-5 फाउंडेशन। TMA-5 फाउंडेशन भी इन्होंने माइनॉरिटी के राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, in which Mr. Nariman laid the matter primarily dealt with the issue of government's control and regulation over private unaided minority institutions, particularly the context of admission reservation, जिस पे आर्टिकल 30 का सहारा लेते हुए नरीमन साहब ने कहा था कि जो कोंकणी स्पीकिंग पीपल हैं प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उनको स्टेटस मिलना चाहिए और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल ना करे। कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाज ब्रीचिंग द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 30, जिसके अगेंस्ट गए थे फालियस नरीमन। Controversial stand in the Union Carbide case. This is basically the भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन डिजास्टर था। इस पे फालियस नरीमन साहब ने और कंपनी जो कि यूनियन कार्बाइड के जो कि रिस्पॉन्सिबल थे उस पूरी इंसिडेंट उसके साथ से खड़े हुए थे। और उनके खड़े होने के 2-3 बाद ही न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी छपा था, फर्स्ट पेज पे छपा था, कभी खोजिएगा मिलेगा आपको, कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि फालियस नरीमन हाउ ही इज़ सपोर्टिंग दीज पर्सनस जिन्होंने इतना डैमेज किया है इंडिया के पीपल को यूनियन कार्बाइड केस के बाद। तो फालियस नरीमन साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी बेसिकली, और ये कहा भी था कि देखिए किसी भी केस को लड़ने से पहले एक लॉयर ये नहीं देखता कि ये गिल्टी है या नहीं है, और इस तरह के आर्टिकल्स ये बताते हैं कि आप गिल्टी मान के बैठे हैं। और हर किसी का अपना फंडामेंटल राइट होता है, इवन द कंपनी के पास अपना एक राइट है कि वो अपने केस को स्टैंड करे, बिकॉज कंपनी हैव अ राइट टू सू एंड राइट टू बी सूड, ठीक है। और जब सू किया गया है तो वहाँ पर फालियस नरीमन ने यही कहा कि भाई कंपनी का भी अधिकार है कि वो अपने पोजीशन को कोर्ट में रखे। दिस शोज लॉयर्स एथिक्स जो उन्होंने प्रेजेंट किया। तो काफ़ी एक मिक्स मैच सा इनका करियर रहा। कभी देखोगे तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें कि आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ बहुत छोटी चीज़ें भी मिलेंगी। TMA-5 फाउंडेशन मिलेगा, कुछ ऐसे केस जिन्होंने खुद लड़ा चाहते थे कि भाई जीत हार ही जाते तो बेटर था। फिर कुछ जगह ऐसी था जहाँ इन्होंने बहुत बड़ा एक लैंडमार्क रखा, TMA-5 फाउंडेशन, जो आज हर कोई पढ़ता है आर्टिकल 30। तो TMA-5 फाउंडेशन का बिना केस पढ़े वो पढ़ ही नहीं सकता आर्टिकल 30। फिर उसके बाद निबाम राबिया का जजमेंट में उन्होंने गवर्नर के रोल को भी रिस्ट्रिक्ट करवाया और कहा कि गवर्नर अपने मन से काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल पे काम करना पड़ेगा। ज्योति प्रसाद राजखोवा के अगेंस्ट थे ये बेसिकली। और फिर उसका निबाम राबिया का जजमेंट आया, जो कि एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है निबाम राबिया का, और सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है महाराष्ट्र वाले केस में भी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे ये जो खुद को क्रिटिसाइज़ कर दे ओपनली, क्योंकि मैंने ये गलत किया, वो तो उससे बड़ा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। और G20 की बात रही तो G20 में ब्राज़ील इस बार होस्ट कर रहा है, और आगे की न्यूज़ बाकी और आएंगी ध्यान से। बस अभी अफ्रीकन यूनियन आप पढ़िए G20 में फिलहाल, और कुछ नहीं, और यूरोपियन यूनियन। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है बियॉन्ड शेल्टर ड्वेलर्स नीड्स विद इन द 4 वॉल्स। बाई विच ईयर डज द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू क्रिएट अ हट फ्री तमिलनाडु अंडर द कलिंगरन कनावू इलम स्कीम। हट फ्री तमिलनाडु मतलब बेसिकली घर सबको देना है इसमें। Who among the following is the chief guest of this year's Raisina Dialogue? तो ग्रीक प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट है। Who was the recent वायु शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था? Following has been honored with the 58 जननपथ अवार्ड। बताइए कौन है? गुलजार साहब को मिला है जननपथ अवार्ड। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अरोमेटिक फूड आइटम्स इज एसोसिएटेड विद द सूफी फिगर बाबा बूदन। बेसिकली बाबा बूदन हिल्स है ना, वेस्टर्न घाट में है। ये कॉफ़ी के लिए जाना जाता है बाबा बूदन हिल्स वेस्टर्न घाट में, तो उसको पढ़िएगा अच्छे से। वेस्टर्न घाट जो कि इंडिया का हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी पार्ट भी है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी आज करने के लिए, काफ़ी कुछ है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो मल्टीपल थिंग्स निकल के आएंगी उसमें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।